Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 22nd of June 2021. तो गाइज आज है तारीख 22 जून 2021। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे। और गाइज अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और यह है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन, यहां पर जाकर मुझे फॉलो कर लेना और अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं मुझसे आप लोग यहां पर पूछ सकते हो। इसका लिंक भी अगेन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलो शुरुआत करते हैं, देखेंगे आज के टॉप न्यूज़ आर्टिकल्स को। जितने भी आर्टिकल्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं। तो आ जाते हैं आज के सबसे पहले आर्टिकल पर। यह आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर नीचे की साइड दिख रहा होगा। अगर आप लोगों ने कल वाला डेली करंट अफेयर का वीडियो देखा है तो इस क्वेश्चन को आप लोग ईजिली सॉल्व कर पाओगे। वैसे भी बहुत आसान है, सभी लोग यहाँ पर इसको सॉल्व कर पाएंगे। बोला क्या जा रहा है, जो रवदांदा पोर्ट है यह हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला था। यह कहां पर लोकेटेड है आप लोगों को बताना है, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु। सही आंसर सभी लोगों को ट्राई करना है नीचे कमेंट सेक्शन में देने के लिए। अब बात करते हैं पहले आर्टिकल की। अब ये आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम के लिए। देखो हाल ही में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ देखने को मिली थी कि ये बोला जा रहा था जो कोवैक्सीन है उसके अंदर एनिमल के सीरम का इस्तेमाल किया गया है। खासकर मुद्दा क्या है पहले मैं आपको वो समझाता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग इसमें एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे। जो कोवैक्सीन है, आपको मालूम होगा आज के टाइम पर कोविड से लड़ने के लिए वैक्सीन दी जा रही है। इस वैक्सीन के अंदर जो काफ होता है, एक तरीके से गाय का बछड़ा होता है, न्यू बॉर्न काफ जिसने जन्म लिया हुआ अभी अभी, उसके सीरम का इस्तेमाल किया गया है। सरकार ने बोला है हाँ बिल्कुल सीरम का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन ये याद रखना जब ये वैक्सीन आपको दी जा रही है, बिल्कुल जो फाइनल प्रोडक्ट होता है जो आपके बॉडी के अंदर इंजेक्ट करी जा रही है उसके अंदर सीरम नहीं है। सिर्फ सीरम कहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, इस वैक्सीन को बनाने के लिए, इसको ग्रो करने के लिए सीरम का इस्तेमाल किया गया है। ये फंडा आपको ध्यान रखना है। अब ये सब क्या है, सीरम क्या है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, अगर सीरम प्रेजेंट है कैसे प्रेजेंट है, कि इसमें इस्तेमाल किया है, एंड वक्त पे क्यों नहीं है इसके अंदर, तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम मतलब समझेंगे सीरम का, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं क्या है मुद्दा। आपको पता चल गया होगा कि ये जो कोवैक्सीन है उसके अंदर जो बछड़ा है उसका सीरम मिलाया गया है। ठीक है, ऐसा यहाँ पे मुद्दा उठ रहा था। अब सीरम क्या होता है, सीरम समझने से पहले आपको ब्लड्स के कंपोनेंट समझने पड़ेंगे। जो हमारे अंदर खून है उसके बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। आपको मालूम होगा खून के अंदर लगभग 55% प्लाज्मा होता है, 1% प्लेटलेट्स होता है और वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, और 44% रेड ब्लड सेल्स होते हैं। मतलब कि आपको सिंपल सा ध्यान रखना है, 55% प्लाज्मा होता है खून के अंदर और 45% सेल्स होते हैं। सेल्स के अंदर आपको प्लेटलेट्स भी देखने को मिलेंगे, WBCs यानी वाइट ब्लड सेल्स भी देखने को मिलेंगे, RBCs यानी कि रेड ब्लड सेल्स भी देखने को मिल जाएंगे। सिंपल। अब होता क्या है, जो सीरम बनता है वो प्लाज्मा से बनता है, ठीक है, इस वाले एरिया से बनता है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इन सब चीज़ों को मिला देंगे तो हमारे खून के अंदर ये सारी ही चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, लेकिन प्लाज्मा से बनता है सीरम। अब क्वेश्चन ये है प्लाज्मा और सीरम के बीच में क्या डिफरेंस है। तो प्लाज्मा एक ऐसा लिक्विड है जिसको हम लोग सेल फ्री पार्ट ऑफ ब्लड बोलते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे ऐसा लिक्विड येलो कलर का जिसके अंदर सेल्स नहीं है। बिल्कुल सही बात है, हमारे खून के अंदर 55% प्लाज्मा है, 45% सेल्स हैं। हमने सेल्स को अगर अलग कर दिया तो हमारे पास प्लाज्मा बच जाएगा, और प्लाज्मा ऐसा पार्ट है जिसमें सेल्स नहीं होते हैं। सिंपल फंडा। अब बात करते हैं सीरम की। तो सीरम एक ऐसा पार्ट ऑफ ब्लड है, इसके अंदर से हम लोग क्या करते हैं, पहली बात तो जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा के अंदर से फिब्रोनोजेन को निकाल दें तो वो सीरम बन जाता है। यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट समझ सकते हो। सीरम को एक सिंपल फॉर्मूले से याद रखना है, प्लाज्मा से फिब्रोनोजेन को निकाल दो, उसमें यहाँ वो बचेगा जो वो सीरम बनेगा। क्वेश्चन ये है फिब्रोनोजेन क्या है, तो आपको मैं यहाँ पे बता दूं, जो ये प्लाज्मा है इसके अंदर आपको बहुत सारे कंटेंट्स देखने को मिल जाते हैं, वाटर, आयरन, प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। साथ ही साथ इस प्लाज्मा के अंदर एक और चीज़ प्रेजेंट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं फिब्रोनोजेन। इसको बोलते हैं क्लॉटिंग फैक्टर। ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर का मतलब क्या है आगे हम लोग समझेंगे। ये पिक्चर देखो कैसा सा लग रहा है ना, ये है फिब्रोनोजेन। फिब्रोनोजेन जो ये व्हाइट कलर का थ्रेड है ना, इसी को बोला जाता है फिब्रोनोजेन। अब मतलब मैं आपको समझाता हूँ। मान लो आपके कहीं कट लगा, कट लगने के बाद आपकी बॉडी से खून निकलने लगा, थोड़ी देर तक खून निकलेगा, उसके बाद क्या होता है, उसके ऊपर परत जम जाती है। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। ठीक है, अब वो जो ब्लड क्लॉटिंग होती है वो किसकी मदद से होती है, वो फिब्रोनोजेन की मदद से होती है। इस तरीके के व्हाइट कलर के जो थ्रेड होते हैं वो कस देते हैं चीज़ों को। ठीक है, जो हमारे सेल्स उसको कस देंगे और फिर वहाँ से वो ब्लड नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये फिब्रोनोजेन ये होता है व्हाइट कलर का, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये ब्लड क्लॉटिंग को फॉर्म करता है।
तो अब इसके अंदर से प्लाज्मा के अंदर ये फिब्रोनोजन होता है। अब प्लाज्मा से हम लोग फिब्रोनोजन को निकाल देंगे तो हमारे पास बचकर आ जाएगा सीरम। तो इसी सीरम का इस्तेमाल किया गया है, ऐसा यहां पर मुद्दा उठाया जा रहा है। ओके, नाउ अब क्या है, यहाँ पर कुछ मुझे हिंदी आर्टिकल्स भी मिल गए थे तो मैंने वो भी लगा दिए हैं ताकि हम लोग चीज़ों को और अच्छे से क्लियर कर पाएं। तो देखो अब क्या है कि ये जो सीरम है ना, इसका इस्तेमाल तो किया गया है लेकिन वैक्सीन को सिर्फ और सिर्फ ग्रो करने के लिए, जब वैक्सीन लैब में बनाई जाती है। लेकिन इसको समझने से पहले एक और चीज़ और समझो, आपके बॉडी के अंदर जो वैक्सीन इंजेक्ट करी जा रही है आज के टाइम पर, आपको कोवैक्सीन कोविशील्ड दी जा रही है, वो क्या है, वो बेसिकली वो भी एक वायरस ही है। लेकिन वो क्या है, वायरस एक तरीके से उसको मार दिया गया है, वो डेड वायरस है। क्योंकि वायरस को वायरस ही काटेगा, जैसे सांप के जहर को सांप का कोई सांप को किसी को सांप काट लेता है तो उसके अंदर जो भी यहाँ पे मेडिकेशन दी जाती है उसके अंदर भी जो है सांप का जहर ही होता है। तो इस तरीके से चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पे क्या है कि फिलहाल वायरस को काटने के लिए वायरस ही चाहिए, और जो है ये जो वैक्सीन वगैरह एक तरीके से वायरस ही है। अब इस वायरस को ग्रो करने के लिए, 1 से 2 करने के लिए, 2 से 4 करने के लिए, 4 से 8 करने के लिए, 8 से 16 करने के लिए, 16 से 32 करने के लिए, इस तरीके से एंड सो ऑन करने के लिए क्या होता है, हम लोग को सीरम की ज़रूरत होती है। ठीक है, सीरम की ज़रूरत होती है। क्यों? जैसे कि आपकी बॉडी है, हमें खाने की ज़रूरत है, हम खाना खाएंगे उसके बाद हमारी बॉडी ग्रो होती है, उसी तरीके से सीरम भी ग्रो हो, वो सॉरी वैक्सीन भी ग्रो होगी, वायरस भी ग्रो होगा जब वो उसको सीरम मिलेगा। अब आपको ये भी मालूम होगा किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर वायरस पड़ा है तो वहाँ से ग्रो नहीं होता, लेकिन अगर हमारी बॉडी के अंदर चले जाए तो वायरस एकदम से एक्टिवेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको हमारे बॉडी के अंदर सीरम मिल रहा है, खाने के लिए यहाँ पे खाना मिल रहा है उसको वजह से वो ग्रो हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सीरम का इस्तेमाल करते हैं लैब में कि उस वायरस को ग्रो कर सके, उसको मल्टीप्लाई कर सकें, और मल्टीप्लाई करने के बाद ज़्यादा जब मात्रा हो जाएगी हमारे पास तो हम उससे वैक्सीन बना सकें। अब वैक्सीन बनाने के वक्त क्या करते हैं, सीरम को हम लोग धो देते हैं, धोकर साफ कर देते हैं, केमिकल्स वगैरह से वॉश आउट कर देते हैं, और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन बचती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये कॉन्सेप्ट इसके अंदर लगाया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो अभी मुद्दा उठ रहा था काफ सीरम करके, तो इसके अंदर अगर हम लोग बात करें जो आपको फाइनल प्रोडक्ट लग रहा है वैक्सीन का, उसके अंदर सीरम प्रेजेंट नहीं है। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन ये है कि चलो हमने सीरम इस्तेमाल किया तो काफ के सीरम का ही इस्तेमाल क्यों किया गया है, बछड़े का सीरम इस्तेमाल क्यों किया गया है? क्योंकि जो बछड़ा है वो आपको ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल देखने को मिलेगा, जो गाय है बेसिकली वो ज़्यादा मात्रा में ईजिली अवेलेबल हो जाती है, और इनके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स देखने को मिलते हैं और यूजफुल केमिकल्स मिल जाते हैं, एंजाइम्स मिल जाते हैं। दैट इज़ वाई यहाँ पर इसके सीरम का इस्तेमाल किया गया है। एक चीज़ और, हमारे इंडिया में तो काउ स्लॉटर मना है, गाय को नहीं मार सकते, तो कहाँ से हम लोग सीरम का इस्तेमाल करेंगे? तो हम लोग इंपोर्ट करते हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए, इन सब से हम लोग सीरम को इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, उसका तब इस्तेमाल किया जाता है। नाउ अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है, क्या ये पहली बार हो रहा है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लगभग 100 साल से हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं सीरम का, एनिमल्स के सीरम का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग बहुत टाइम से, और बहुत सारी टेस्टिंग वगैरह भी हम लोग एनिमल्स के ऊपर करते रहते हैं। ठीक है, तो ऐसा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 2 की तरफ। पहला आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट था, काफ़ी लंबा हो गया। सेकंड आर्टिकल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बात करी गई है इंडियन नेवी और जो है यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स एक्सरसाइज के बारे में। कल मैंने आपको द हिंदू के अंदर ये डिस्कस भी किया था। देखो, इंडियन नेवी और यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स के बीच में एक अभ्यास हुआ है, और वो अभ्यास गल्फ ऑफ एडन में हुआ है। पहली चीज़ तो हम लोग देखेंगे गल्फ ऑफ एडन कहाँ पर है। तो गल्फ ऑफ एडन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके नीचे गल्फ ऑफ एडन के नीचे हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका याद रखने के लिए, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर 4 कंट्रीज आती हैं। वो 4 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? सोमालिया हो गया, इथियोपिया हो गया, एरित्रिया हो गया, और यहाँ पर जिबूटी हो गया। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखने के लिए आप इसको सीड करके याद रख सकते हो। एस से सोमालिया, ई से इथियोपिया, ई से एरिट्रिया, और डी से जिबूटी। और यहाँ पर आपको गल्फ ऑफ एडन देखने को मिलेगा। यहीं पर ये एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई गई है। नाउ क्वेश्चन ये है कि एक्सरसाइज कब हुई है? अभी पिछले 2 दिन के लिए एक्सरसाइज चली थी। 18 और 19 जून में ये अभ्यास किया गया है। इसमें यहाँ पे भारत के नेवी ने पार्टिसिपेट किया है, और इटली, फ्रांस, स्पेन ने भी पार्टिसिपेट किया था इसके अंदर अपने अपने शिप के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे एम क्या है? मकसद यही था कि आपस में एक दूसरे को वॉरशिप स्किल सिखा सके, क्योंकि दूसरे नेवी को और ज़्यादा स्किल्स आती होंगी। हमारा तरीका अलग है, हम लोग अपनी इन्फॉर्मेशन उनको शेयर करेंगे, वो लोग अपनी इन्फॉर्मेशन हमसे शेयर करेंगे। ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। क्वेश्चन ये है, लोकेशन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गल्फ ऑफ एडन क्या है? तो गल्फ ऑफ एडन को हम लोग गल्फ ऑफ बर्बरा भी बोलते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए गल्फ ऑफ बर्बरा कहाँ पर है, तो आप लोग घबराना मत। अभी हमने देखा है गल्फ ऑफ एडन के यहाँ पर गल्फ ऑफ एडन को ही हम लोग गल्फ ऑफ बर्बरा बोलते हैं। याद रखना, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के ऊपर यहाँ पर गल्फ ऑफ एडन पड़ जाता है।
उसके बाद ये इसके आसपास कौन कौन सी कंट्रीज़ है हमने देख लिया, येमेन, जिबूटी, सोमालिया, एरित्रिया, एथियोपिया, ये सब हम लोगों ने देख लिया है। येमेन यहाँ पर, सोमालिया, ये एथियोपिया, एरिट्रिया, सब कंट्रीज़ आसपास पड़ेंगी, ध्यान रखना। उसके बाद एक चीज़ और भी है, ये जो बताया गया है, ये जो गल्फ ऑफ एडन है, इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको बाबेल मंदेब स्ट्रेट देखने को मिलेगा, और बाबेल मंदेब स्ट्रेट से अंदर जाओगे तो यहाँ पे आपको रेड सी देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद और थोड़ी सी आगे जाओगे और ऊपर की साइड जाओगे तो स्वेज कैनाल देखने को मिलेगा, जो कि इजिप्ट से बस थोड़ी सी आगे आपको देखने को मिलेगा स्वेज कैनाल, ठीक है। ये पूरा का पूरा कनेक्शन है, इस तरीके से यहाँ पे देखने को मिलता है। अब और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और चीज़ें ये हैं कि जो गल्फ ऑफ एडन है, यहाँ पर इसके आसपास कौन कौन से इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं, जैसे कि येमेन, एडन हो गया येमेन के अंदर, और बहुत सारी येमेनी सिटीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी, जैसे जिंजीबर, शुक्रा, आवार, बलहाफ, मुगल्ला, यानी कि येमेन के बहुत सारे शहर हैं जो कि गल्फ ऑफ एडन के आसपास पड़ते हैं, यानी कि यहाँ पे जो शहर होंगे इनके बहुत सारे जो कि यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन के पास में पड़ते हैं। ओके, तो ये है आर्टिकल। नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये आर्टिकल नंबर 3 एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, काफ़ी न्यूज़ में ये भी बात करी गई है केबल टेलीविजन नेटवर्क अमेंडमेंट रूल्स 2021 के बारे में। तो इस टाइप के आर्टिकल आपके जीएस पेपर 2 पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो अभी हमने पहला वाला आर्टिकल डिस्कस किया, ये आपका जीएस पेपर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और इससे पहला वाला आर्टिकल हमने जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 2 ये आपका हेल्थ और एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सिंपल सा है, इसको रिलेट करना सीख जाओ, काफ़ी बार मैं आप लोगों को ये सिलेबस वगैरह बता चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ क्या है, जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने आप कह सकते हो रूल्स को अमेंड किया है, रूल्स के अंदर बदलाव करे हैं, कुछ और चीज़ें ऐड करी हैं। अब कौन से रूल्स के अंदर बदलाव किया गया है, वो है केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल्स 1994। ओके, अब इसके अंदर बदलाव हो गया, अमेंडमेंट रूल 2021 ये हो चुका है। अब बदलाव हुआ है तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करी गई हैं, तो बहुत ही बेहतरीन चीज़ इंक्लूड करी गई है। यहाँ पर आपको ये 3 मैकेनिज्म देखने को मिलेंगे। बेसिकली ये ग्रीवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म है। मतलब क्या है, अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत आती है, ठीक है, अगर आप लोगों को ब्रॉडकास्टिंग में या फिर जो ये टेलीविजन चैनल्स हैं इनके थ्रू कोई भी दिक्कत आती है कंटेंट से रिलेटेड या ब्रॉडकास्टिंग में, आपको कंप्लेंट वगैरह है, तो आप कंप्लेंट कहाँ पे दर्ज कराओगे। अभी तक ये ऑप्शन नहीं था। आप कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन आ गए हैं, तो आप यहाँ पे कंप्लेंट्स लिख सकते हो। पहले कंप्लेंट कहाँ पे लिखवाओगे, सेल्फ रेगुलेशन बाय ब्रॉडकास्टर, जो ब्रॉडकास्टर्स होगा जो कि आपको ये चैनल्स वगैरह प्रोवाइड करवा रहे हैं, वो उनका जो सेल्फ रेगुलेशन है वहाँ पे कंप्लेंट दे सकते हो। उसके बाद अगर वहाँ पे भी कंप्लेंट रिजॉल्व नहीं होती है तो आप दूसरी जगह पर जा सकते हो, सेल्फ रेगुलेशन बाय द सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडीज़ करके यहाँ पर दिया गया है। अगर यहाँ पे भी सॉल्व नहीं होती है उसके बाद आप तीसरे स्टेप पर जा सकते हो। ये एक इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी है जो कि सेंटर देखती है, केंद्र सरकार देखती है, ठीक है। तो इन 3 जगह पर आपकी कंप्लेंट सॉल्व हो जाएगी। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। मान लो कोई व्यूअर है, आप हो, मैं हूँ, हम लोग टीवी देख रहे हैं, हम लोग को कोई कंप्लेंट है डायरेक्टली ब्रॉडकास्टर से, तो हम लोग कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। और आप कह सकते हो कि यहाँ पर हमारी जो कंप्लेंट है वो आगे तक सुनवाई नहीं हो रही है, उसके सेटिस्फाई नहीं है, तो क्या होगा, कंप्लेंट पहले तो हम लोग कहाँ पे देंगे, आपको मैंने बताया पहले वाले स्टेप्स पर हम लोग सेल्फ रेगुलेशन बाय ब्रॉडकास्टर्स तक ये कंप्लेंट पहुँचाएंगे, ठीक है। इसको 15 दिन का टाइम मिलेगा, लेकिन अभी भी हम सेटिस्फाई नहीं है तो इसको हम लोग दूसरे लेवल पर पहुँचाएंगे। फिर भी सेटिस्फाई नहीं है तो हम लोग तीसरे लेवल पर यानी कि एक इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी के पास पहुंचाएंगे, ठीक है, जो हमारी कंप्लेंट को रिड्रेस करेगा। ये फंडा है इसका। ओके, अब जो ये कमेटी होगी ये वाला आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वाला जो लेवल है, ये जो थर्ड वाला लेवल है काफ़ी डेंजरस है एकदम। हम लोग कहाँ पर, ये जो अपील है ये जाएगी इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी के पास, और ये जो कमेटी है हैंडल करता है सेंटर, ठीक है, केंद्र सरकार। अब जो कमेटी है इसके अंदर कौन कौन हेड रहने वाला है, एडिशनल सेक्रेटरी होंगे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के, मिनिस्टर ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट होगा, होम मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सब के हेड यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आपकी कंप्लेंट की डेफिनेटली यहाँ पर सुनवाई होगी ही होगी। ओके, नाउ आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर बात करी गई है जाम्बिया के बारे में। जाम्बिया की लोकेशन देखेंगे, लेकिन ये कंट्री न्यूज़ के अंदर क्यों है, ये जाम्बिया के फाउंडिंग प्रेसिडेंट हैं एक, इनका नाम है केनेथ कौंडा, ठीक है। इनकी डेथ हो गई है, लगभग 97 की इनकी एज थी। उसी वजह से पर्टिकुलर व्यक्ति न्यूज़ के अंदर है। इनको अफ्रीका का गांधी भी बोला जाता था, क्योंकि नॉन वायलेंट इंडिपेंडेंस करके यहाँ पर ये अप्रोच लेकर चलते थे। और जाम्बिया आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आपको ये मैप में देखना है, ये है जाम्बिया, और जाम्बिया की कैपिटल है लुसाका। इसके आसपास की कंट्रीज़ कौन सी है, ऊपर आपको देखने को मिलेगा कॉन्गो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो करके, इधर आपको तांजानिया देखने को मिलेगा, नीचे मलावी, इधर मोजाम्बिक और नीचे जिम्बाब्वे, और इधर एंगोला आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर नामीबिया भी इससे थोड़ी सी बाउंड्रीज़ को शेयर करता है। ओके, अब जाम्बिया के बारे में पढ़ लेना, क्योंकि इस टाइप के आर्टिकल आपके लिए जोग्राफिकल लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जाम्बिया एक लैंडलॉक कंट्री हमने देख लिया, इसके आसपास जो है कंट्रीज़ हैं। इसके नेबर्स कौन कौन से हमने अभी देखा, कॉन्गो है, तांजानिया, मोजाम्बिक और मालावी, जिम्बाब्वे, बोट्सवाना, ये सब यहाँ पर इसके नेबर्स हो गए।
अब इसकी जो कैपिटल है वो है लुसाका, याद रखना। और एक तरीके से जो कोमेसा है यानी कि कॉमन मार्केट फॉर ईस्टर्न एंड सदर्न अफ्रीका, यानी कि ईस्ट और साउथ अफ्रीका एक कॉमन मार्केट बना रखा है, उसका हेडक्वार्टर भी आपको लुसाका के अंदर देखने को मिलेगा, जो कि जाम्बिया की कैपिटल है। जाम्बिया के अंदर आपको दो बड़ी बड़ी रिवर बेसिन देखने को मिलेंगी, एक है जाम्बेजी करके ये बेसिन है, दूसरा आपको कॉन्गो बेसिन देखने को मिलेगा नॉर्थ में। ठीक है, ये दो रिवर्स हैं बड़ी बड़ी, ये देखने को मिलती हैं। और जो जाम्बेजी एक लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी यहाँ पर इसकी दो सहायक नदियाँ हैं जाम्बेजी रिवर की, और वो दो सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, वो है कफवे और लुआंगवा। ठीक है, ये दो सहायक नदियाँ आपको देखने को मिलेंगी। और यहाँ पर जो जाम्बेजी है इसी रिवर पर एक विक्टोरिया फॉल देखने को मिलेगा। विक्टोरिया फॉल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट फॉल है, तो इसके बारे में ध्यान रखना। विक्टोरिया फॉल्स बेसिकली एक वाटरफॉल है। वाटरफॉल आई होप आप समझते होंगे, इसका मतलब ये जाम्बेजी रिवर पर ही है, सदर्न अफ्रीका में आपको ये देखने को मिलेगा। और इसको वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वाटरफॉल भी बोला जाता है, क्योंकि इसकी जो चौड़ाई है वो है 1708 मीटर की। तो इसे आप कह सकते हो दुनिया में एक ऐसे स्तर पर देखा जाता है कि एक सबसे बड़ा ये दुनिया भर का लार्जेस्ट वाटरफॉल है। ओके, ये आपको कहाँ पे लोकेटेड देखने को मिलेगा, जो जाम्बिया और जिम्बाब्वे का जो बॉर्डर है उसके यहाँ पर बॉर्डर के आसपास ये लोकेटेड है। ओके, नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर बात करी गई है टीवी चैनल सेलेक्टर वेब पोर्टल के बारे में। अब यहाँ पर हम लोग काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं। अगेन ये आर्टिकल आप जीएस पेपर 2 से रिलेट कर पाओगे। जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ट्राई, तो इसके बारे में ध्यान रखना। ट्राई क्या है बेसिकली आगे मैं आपको बताऊंगा। इन्होंने लॉन्च कर दिया है एक टीवी चैनल सेलेक्टर वेब पोर्टल। इसका मतलब क्या है, जैसे आप टीवी से अपना मोबाइल फ़ोन ऐप वगैरह कनेक्ट करते हो, ठीक है, अपना स्मार्टफोन से अपने ऐप वगैरह को कनेक्ट करते हो, अगर वो कनेक्ट नहीं होता है तो आपको एक वेब पोर्टल दिया जाएगा। ठीक है, वेब पोर्टल पे आप लोग सारी चीज़ें एक्सेस कर पाओगे, यानी कि वेबसाइट टाइप की आपको उस टीवी पर मिल जाएगी। और जो ये पोर्टल है इसके अंदर आपको सारे ऐप वाले फीचर्स मिलेंगे। इसमें आप लोग हर एक चैनल देख सकते हो अपने इंटरेस्ट वाला। कोई सा चैनल अगर आपको नहीं चाहिए तो उसको हटा भी सकते हो, इस तरीके से यहाँ पे चलेगा। ठीक है, इस पोर्टल के अंदर आपको सब्सक्रिप्शंस वगैरह लेना पड़ेगा। और जो ट्राई है, ट्राई मतलब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने मार्च 2017 में इन सब चीज़ों को नोटिफाई किया था। ये नए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर ब्रॉडकास्टिंग केबल सर्विस के रूल्स लेकर आए थे। ठीक है, अभी यहाँ पर न्यू वर्क में क्या है, हम लोग को काफ़ी कुछ बेनिफिट मिलने वाला है। एक आपको वेबसाइट मिल जाएगी, अगर आपके फ़ोन से चीज़ें कनेक्ट नहीं हो रही है तो आपको वेबसाइट वेब पोर्टल मिल जाएगा। आप जो है आराम से जो चैनल आप देखना चाहते हो उस पर सेलेक्ट कर देख सकते हो एक सब्सक्रिप्शन के माध्यम से। क्वेश्चन ये है कि अब आपके लिए एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ट्राई, जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ट्राई की फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बेसिकली एक रेगुलेटर है जो कि यहाँ पे आपके टेलीकम्युनिकेशंस वगैरह सेक्टर को हैंडल करता है। ठीक है, हैंडल करने का काम कौन करता है, ट्राई करता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसको एस्टेब्लिश करा गया था 1997 में, और इसका स्टेटस ये है कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी, ऑब्वियसली बात है, इसको एक्ट के थ्रू लाया गया है तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। और ये आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सरकार के द्वारा इसको बनाया गया था अंडर द एक्ट ऑफ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997। तो इस एक्ट के थ्रू इसको लाया गया था। इसके अंदर कौन कौन होता है, एक चेयरपर्सन होता है और लगभग 2 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, 2 पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। नाउ आते हैं एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे डिस्कशन किया गया है इलेक्शन पिटीशन के बारे में। अब क्या है, जो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, इन्होंने एक इलेक्शन पिटीशन डाल दिया है कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर। इन्होंने ये बोला है कि जो आप कह सकते हो वेस्ट बंगाल में जो नंदीग्राम वाला रीजन है वहाँ से ये अभी इलेक्शन में हार चुकी हैं। आपको मालूम है इलेक्शंस हुए थे तो वहाँ से ये हार चुकी थी। तो इनका यह है कि कहना यह है इलेक्शन पिटीशन डाला जाए, उसके ऊपर वापस से सुनवाई करी जाए। इन्होंने बोला यह है कि देखो गलत तरीका है, वहाँ पर जो ये हारी हैं ये गलत तरीके से हारी हैं, तो इसके ऊपर यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखने को मिली हैं। क्वेश्चन ये है, अब ये इलेक्शन पिटीशन होता क्या है, जो आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में वो इलेक्शन पिटीशन से रिलेटेड है। क्योंकि इन्होंने क्या करा, इन्हें लगता है कि यहाँ पे गलत जो ये हारी हैं इसके पीछे कोई ना कोई गड़बड़ी है, इस वजह से इन्होंने इलेक्शन पिटीशन डाला है। अब यहाँ पे क्या है इलेक्शन पिटीशन, इसके बारे में देखेंगे। तो जो इलेक्शन कमीशन का रोल होता है वो कहाँ तक एंड हो जाता है, जो रिजल्ट्स वगैरह डिक्लेयर करते हैं। यानी इलेक्शन कमीशन कौन है, जो हमारे कंट्री के अंदर जो चुनाव वगैरह को इलेक्ट करवाते हैं। अभी जैसे वेस्ट बंगाल के अंदर इलेक्शंस हुए तो किसने कंडक्ट करवाए, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कंडक्ट करवाए हैं। इसका यही काम होता है इलेक्शन कंडक्ट करवाना, उसके बाद रिजल्ट्स बता देना। लेकिन अब रिजल्ट्स के बाद भी एक काम इसका होता है, वो है इलेक्शन पिटीशन। अब ये जो इलेक्शन पिटीशन एक लीगल रेमेडी है जो कि वोटर के पास अवेलेबल है या फिर जिसने इलेक्शन लड़ा है जो कैंडिडेट है उसके पास भी अवेलेबल है। अगर उसे लगता है कि यहाँ पे कोई गड़बड़ी हुई है इलेक्शन के अंदर तो वो इस इलेक्शन पिटीशन का इस्तेमाल कर सकता है। और जो ये पर्सन है ये चैलेंज करेगा, इसको पूरे के पूरे जो रिजल्ट आया है इसको चैलेंज कर सकता है हाई कोर्ट के अंदर।
जैसे कोई भी स्टेट हाई कोर्ट है, यानी जैसे वहाँ पे आपको कलकत्ता हाई कोर्ट देखने को मिलेगा, वहाँ पर ये पिटीशन डाला गया है। स्टेट की हाई कोर्ट के अंदर आप पिटीशन डाल सकते हो, और जो ये पिटीशन है ये आपको 45 दिन के अंदर डालना ही डालना है, इसको फिलअप करना है। जैसे ही इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के 45 दिन के अंदर आपको पिटीशन डालना है। तो यही काम करा गया इनके द्वारा। अब क्या है कि जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल एक्ट ऑफ 1951 है, मतलब इसके अंदर जो भी पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं वो अगर इसके अंदर रजिस्टर्ड होती हैं, वो यहाँ पर आप कह सकते हो अच्छी तरीके से जो चुनाव लड़ पाती हैं। तो इन्होंने यहाँ पर ये बोला है कि हाई कोर्ट को जो है इसके ऊपर ट्रायल करना चाहिए। लगभग 6 महीने लग सकते हैं, और साथ ही साथ आने वाले टाइम पे कुछ साल भी लग सकते हैं इसके ऊपर मुद्दा लाने, इसके ऊपर डिस्कशन करने के लिए। लेकिन क्वेश्चन ये है कि चलो यहाँ पर बिल्कुल अगर ये पिटीशन बिल्कुल सही हुआ, तो मतलब अगर कहीं गलती हुई इसके अंदर, अगर ये मान लो कि हाँ इनका द्वारा जो ममता बनर्जी के द्वारा कहना है बिल्कुल सही है, अगर ये जीती हैं तो क्या होगा फिर उसके बाद। तो ये डिपेंड करता है चीज़ों के ऊपर। अब यहाँ पे पिटिशनर के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे देखा ये जाएगा कि अगर ऐसा होता है तो सबसे पहली बात, आज के टाइम पर जो कौन जीता है, यहाँ पे डिस्प्यूट क्या चल रहा है, नंदीग्राम से ये इंसान जीता है, ठीक है। इनका कहना है कि मैं जीतती, ये कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है। तो यहाँ पे होगा क्या, जैसे इलेक्शन पिटीशन डाला, अगर ये बात सही है तो फिर इनको हटा दिया जाएगा एक तरीके से। वापस से यहाँ पर जो ये पिटिशनर है इनको कह सकते हो कि विजेता करार दिया जाएगा, या फिर इनके द्वारा कोई कैंडिडेट है उसको विनर बोला जाएगा। फिलहाल ऐसा भी नहीं होगा कि यहाँ पे चीज़ें बिल्कुल छूटी जाएं। होगा क्या कि देखो, हो सकता है कि एक दोबारा से फ्रेश इलेक्शंस हों इस चीज़ को लेकर उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, और फिर उसके बाद जो कोर्ट है वो एक नया विनर अनाउंस करेगा, ठीक है। ये सारे मुद्दे होते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे इलेक्शन पिटीशन क्या है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर डिस्कशन किया गया है ICMED 13485 प्लस के बारे में। क्या है ये, देखो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने लॉन्च कर दिया है इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ मेडिकल डिवाइस। इसको बोला गया है ICMED। जो डिवाइसेस होते हैं जैसे कि स्टेथोस्कोप हो गया, या फिर इंजेक्शंस हो गए, ऑक्सीमीटर, बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं, ये इस क्वालिटी के हैं या नहीं है, तो उसके लिए यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये सर्टिफिकेशन दिया जाता है क्वालिटी ऑफ काउंसिल के द्वारा। ओके, नाउ जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है और एसोसिएशन ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ऑफ मेडिकल डिवाइस है, इन दोनों ने मिलकर यहाँ पर ये फीचर लेकर आए हैं। और ये ICMED का कॉन्सेप्ट आया है जिसमें क्या होगा, जो मेडिकल डिवाइस हैं उनका सर्टिफिकेशन दिया जाएगा एक तरीके से, वो क्वालिटी प्रोडक्ट हैं भी या नहीं है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है 2016 में ही लाया गया था। नाउ ये जो ICMED है यानी कि इंडियन सर्टिफिकेशन ऑफ मेडिकल डिवाइस 13485 प्लस, इसका पूरा नाम है। ये जो नई स्कीम है इसका काम यही है कि ये क्वालिटी, सेफ्टी और एफिकेसी ऑफ मेडिकल डिवाइस को टेस्ट करेगा। यानी कोई भी मेडिकल डिवाइस है, जैसे मैंने बताया इंजेक्शन हो गया, स्टेथोस्कोप हो गया, उसको वेरीफाई करेगा कि उसकी क्वालिटी कैसी है, उसके अंदर कितनी सेफ्टी है, कितनी एफिकेसी है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखी जाती हैं इसके अंदर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये इसी वजह से ये कॉन्सेप्ट लाया गया है। नाउ ये सब किसने काम किया है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने किया है। तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है, इसको सेटअप किया गया था 1997 में, आपको ध्यान रखना है, भारत सरकार के द्वारा। और साथ ही साथ जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ हैं जैसे कि SASSO, CHAM, CII और FICCI, तो इन्होंने मिलकर जो है इसको सेटअप किया। और जो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, ये आज के टाइम पर इसकी नोडल मिनिस्ट्री बोली जाती है, जो रेगुलेट करती है इस पूरे के पूरे QCI को। जो ये काउंसिल है ये एक इंडिपेंडेंट है और ये काम करता है गवर्निंग बॉडी के अंडर में, ठीक है। जो गवर्निंग बॉडी है जो भी डायरेक्शन देगी उसके अंडर में ये वर्क करता हुआ नजर आता है। इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली के अंदर देखने को मिलेगा। ओके, सिंपल सा फंडा है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। इसी ने लॉन्च किया है काउंसिल, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने ही लॉन्च करा है इस स्कीम को, जिसके अंदर जो भी मेडिकल डिवाइसेस होंगे उनकी टेस्टिंग वगैरह की जाएगी। ओके, नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर बात करी गई है सिकल सेल एनीमिया के बारे में। तो ये न्यूज़ के अंदर क्यों है, क्योंकि अभी 19 जून 2021 को वर्ल्ड सिकल सेल डे मनाया गया था। सिकल सेल बेसिकली एक बीमारी है, क्या है ये आगे हम डिस्कस करेंगे। तो फिर इसको सेलिब्रेट किया गया जाता है हर साल, आपको ध्यान रखना है 19 जून को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। अभी हमने डिस्कस किया था आर्टिकल नंबर 1 में जो सेल्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, प्लेटलेट्स हो गए, WBCs हो गए और RBCs हो गए, यानी रेड ब्लड सेल्स हो गया, रेड ब्लड सेल्स हो गए, वाइट ब्लड सेल्स हो गए। ये सब हमारे कौन है, ये सब सेल्स होते हैं, हमारी ब्लड के अंदर प्रेजेंट हैं। अब जो नॉर्मल सेल्स होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, गोल गोल देखने को मिलेंगे। लेकिन जो सिकल सेल एनीमिया होते हैं वो क्रीसेंट शेप में देखने को मिलेंगे, चांद की शेप में देखने को मिलेंगे। क्यों, क्योंकि इनके अंदर कहीं ना कहीं डिफेक्ट आ चुका है, कहीं ना कहीं इनके अंदर कमी है। वो क्या है आगे मैं आपको बताता हूँ।
सबसे पहले तो आपको ये देखना है इस तरीके से यहाँ पर इसको कैरेक्टराइज किया गया है इसके मॉडिफिकेशन के थ्रू पर, यानी इसको सिकल सेल क्यों बोला गया है, क्योंकि ये सिकल सेल के शेप में आपको देखने को मिलेगा, ये ऐसे करके क्रीसेंट की शेप में देखने को मिलेगा। तो इसके शेप के बेसिस पर इसको आप कह सकते हो नाम दिया गया है। जो ये सेल्स हैं इसके अंदर क्या होगा, प्लास्टिसिटी इनकी चली जाएगी, ठीक है। इसके अंदर जो स्मॉल ब्लड सेल्स हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, ब्लड फ्लो अच्छे से हो नहीं पाता है, मतलब कहीं ना कहीं कमी आ जाती है, बीमारी सी हो रही है। जो ये कंडीशन है इसकी वजह से क्या होता है, जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो कम जीवित रहते हैं, एनीमिया खासकर एनीमिया हो जाता है, जिसको हम लोग आप कह सकते हैं डिजीज़ भी करार दिया गया है एनीमिया को। और एनीमिया की वजह से क्या होता है, आपके पेन वगैरह होता है, ठीक है, बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, टिश्यू आपके मर जाते हैं बॉडी के अंदर। जो एनीमिया है ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसके अंदर जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं या फिर हीमोग्लोबिन होते हैं, आपको मालूम होगा जो हीमोग्लोबिन है डाउन हो जाता है, तो यहाँ पर इस तरीके से ये सब लेस हो जाता है, लेस देन नॉर्मल हो जाता है, आपकी प्लेटलेट्स वगैरह गिर जाती हैं, तो एनीमिया उसी कंडीशन को बोलते हैं। इसकी जो सिम्टम्स क्या है, खासकर इसके अगर हम बात करें लक्षण क्या है, तो आपको थकान होगी, सांस जो है वो आपकी उसके अंदर शॉर्टनेस देखने को मिलेगा, जल्दी जल्दी सांस चल रही है, इस तरीके से हेयर लॉस भी होता है। ऐसी यहाँ पर सिचुएशन देखने को मिल जाती है एनीमिया के अंदर। तो उस समय क्या होता है, जो सेल होते हैं हमारे उसकी शेप में चेंज हो जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और 19 जून को हर साल हम लोग ये सिकल सेल एनीमिया डे को सेलिब्रेट करते हैं। अब यहाँ पे ये बात करते हैं हम लोग कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, ठीक है। ट्रीटमेंट मतलब इसको हम लोग किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है, इसको मैनेज किया जा सकता है सिंपल प्रोसीजर से। सबसे पहली बात, आप पानी या फिर जो भी फ्लूइड है आपका जो इंटेक है उसको बढ़ा दो, पानी वगैरह ज़्यादा पियो, डाइट आपकी हेल्दी होनी चाहिए, आप अच्छा खाना अच्छा खा रहे हो, ये ऐसा नहीं हो ऑयली वगैरह ज़्यादा खा रहे हो, अच्छा खाना खा रहे हो। उसके बाद फोलिक एसिड हो गया या फिर आयरन सप्लीमेंटेशन हो गया, वो आपकी बॉडी के अंदर होना चाहिए, मतलब जो जिंक आयरन वगैरह है उसका सप्लीमेंट करो ज़्यादातर, मतलब उसको अपनी बॉडी के अंदर आपको लेना ही पड़ेगा, उसको कहीं ना कहीं खाना पड़ेगा, क्योंकि जो है अगर आयरन रिलेटेड बहुत सारे फूड्स होते हैं, जिंक से भरपूर बहुत सारे फूड्स होते हैं, तो उसको लेना पड़ेगा, अपनी हेल्दी डाइट को मेंटेन करना पड़ेगा। उसके बाद अगर दर्द वगैरह हो रहा है तो उसके लिए आप मेडिसिन वगैरह ले सकते हो, वैक्सीनेशन और एंटीबायोटिक्स ले सकते हो इस ट्रीटमेंट को इसको ट्रीट करने के लिए। उसके बाद बहुत सारे थेरापेटिक मेजर्स हैं वो भी यहाँ पर लिए जा सकते हैं। ओके, तो ये सारा प्रोसेस है ये सिकल सेल एनीमिया का और ये सारी ट्रीटमेंट, आई होप आपको ये क्लियर हो गए हैं। नाउ अब इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। आई होप आप लोगों को सारे आर्टिकल्स डिटेल में मैंने जो क्लियर करे हैं हो गए होंगे, सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। और आपने देखा होगा कि हम लोग डेली बेसिस पर ये जो छोटे छोटे आर्टिकल हैं एकदम सिर्फ टू द पॉइंट बात करते हैं, और जल्द में हम लोग 8 से 10 आर्टिकल डेली बेसिस पर लगातार इतनी स्पीड से कवर करते हैं, मतलब आधे घंटे, लगभग ये 25 से आधा घंटा जो है आपका पूरा वर्थ करता है। इस वीडियो को ज़रूर देखा करो, आपकी काफ़ी हेल्प होने वाली है यहाँ पर। इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।